काश काश पाकिस्तान ने इसे जंग डिक्लेयर किया होता, काफी फायदे होते, आपको भी हमें भी। आपको शायद फायदे ये होते कि आप भी फोर्स लेवल बढ़ा पाते, हमें भी फायदा होता कि हम एयरफोर्स इस्तेमाल कर पाते। आपने अगर ये किसी भी तरह से जंग के तौर पर लड़ी होती तो मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के ऑप्शंस खुल जाते। वो जो हमने एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें डायरेक्ट किया कि कोई भी जहाज एलओसी पार नहीं जाना चाहिए। हमारे ब्रिगेडियर बाजवा ने कहा कि ठीक है, तो ये एक सरदार की जबान है कि अगर आपने मांगे हैं तो मैं अपनी गवर्नमेंट को मना लूंगा, अपने सीनियर्स को मना लूंगा और आपको बॉडीज और प्रिजनर ऑफ वॉर वापस दिए जाएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक ब्रिगेडियर साहब भी यही बोल रहे हैं कि ये आपकी रेगुलर फोर्सेस थी। इन रेगुलर फोर्सेस को आपने बाद में एक्नॉलेज भी किया, बट सिर्फ उनकी बॉडीज लेते समय शायद हिचकिचाहट रही। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे स्वागत। दोस्तों, कारगिल वॉर के बारे में कर्नल सिंह साहब के मुंह से सुनिए, जिन्होंने इस जंग को लड़े थे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, हम लास्ट में बात करेंगे। कर्नल साहब, आप तो इसका हिस्सा भी रहे हैं कारगिल वॉर, तो आप क्या कहते हैं? आपका कहना क्या है कि ये क्यों स्टार्ट हुई? कारगिल ऑपरेशन कर जैसा सर बोल रहे हैं कि जंग करी, इस जंग को कर पाकिस्तान को क्या फायदा हो? मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। सही। अगर कोई स्ट्रेटेजिक एम होता, कोई विजन होता, मेरे समझ में आता कि अगर इंडिया एम कर रहा है कि हम पीओके लेकर रहेंगे, तो चलिए एक कहीं कहीं एक स्ट्रेटेजिक एम दिखाई दे रहा है, आपको विजन दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कारगिल में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेटेजिक एम या विजन शायद पाकिस्तान ने रखा, सिवाय इसके कि मुशर्रफ की एक बहुत पुरानी सोच थी बदले की, जो उसने कोशिश जरूर करी, और वो थी साइचिन ग्लेशियर के अगेंस्ट। लेकिन जब वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सर ने बोला कि जंग थी, सर यही हमारे लिए ट्रेजेडी। काश काश पाकिस्तान ने इसे जंग डिक्लेयर किया होता, काफी फायदे होते, आपको भी हमें भी। आपको शायद फायदे ये होते कि आप भी फोर्स लेवल बढ़ा पाते, हमें भी फायदा होता कि हम एयरफोर्स इस्तेमाल कर पाते। आपने अगर ये किसी भी तरह से जंग के तौर पर लड़ी होती तो मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के ऑप्शंस खुल जाते। वो जो हमने एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें डायरेक्ट किया कि कोई भी जहाज एलओसी पार नहीं जाना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं था कि अगर कोई भी हमारा जहाज डाइव करता है और किसी भी हिल फीचर के ऊपर अगर बम बरसाता है तो वो वापसी बिना एलएसी क्रॉस किए कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल एग्री करेंगे कि इसी वजह से एयरफोर्स का यूज बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था। जहां तक आ गई बात इवन फौज की, अगर ये आपके तरफ से जंग होती तो हमें बहुत एडवांटेज होता कि हम ये जंग कहीं पर भी लड़ लेते। कि अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान का एम उस समय सियाचिन ग्लेशियर के लिए था तो मेरे ख्याल ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मेरे को लगता है शायद आपके कमांडर्स और आपकी पॉलिटिकल सेटअप आपस में उनका मेल मिलाप था नहीं। मैं और एक सवाल जानना चाहूंगा सर, अगर ये जंग था, ये सोचने की बात है, तो हमें अपने जवानों की बॉडीज वापस लेने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए, जो कि इंडिया ने ऑफर करी। आपके कर्नल मुस्तफा साहब थे, जो अकेले आदमी थे, जिस इंसान ने अकेले ये एक्सेप्ट किया, और हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे जो 192 ब्रिगेड जो इसमें इन्वॉल्व थी 25 तारीख की रात वाले टारगेट्स में। और इसी वजह से 26 की सुबेरे जब वो फीचर जीत लिया गया आखिरी, तो हमने एक तरह से कारगिल दिवस इसलिए 26 को मनाते हैं। लेकिन मुस्तफा साहब को जब पूछा गया, उन्होंने जब ऑफर किया कि मैं अपने जवानों की बॉडीज वापस लेना चाहता हूँ, तो ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उनसे पूछा था कि भाई मैं आप पर कैसे विश्वास करूं। तो मुस्तफा साहब का बड़ा बढ़िया जवाब था कि ये पठान की जबान है। और इस वजह से हमारे ब्रिगेडियर बाजवा ने कहा कि ठीक है, तो ये एक सरदार की जबान है कि अगर आपने मांगे हैं तो मैं अपनी गवर्नमेंट को मना लूंगा, अपने सीनियर्स को मना लूंगा और आपको बॉडीज और प्रिजनर ऑफ वॉर वापस दिए जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि कहाँ एक हमारे पास गलत एग्जाम्पल था
कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और बाकी लोगों को ओन अप नहीं किया, बट कम से कम एक कमांडिंग ऑफिसर ने अपने डेड बॉडीज और अपने प्रिजनर ऑफ वॉर वापस लिए। सो अगर ये जंग होती तो सर मुझे लगता है, देखिए इंडिया ने भी तो माना कि हमारी 1962 में चाइना से हार हो गई, हालांकि चाइना वाज द इन्वेडर। अब कहने के लिए तो हम इसको भी आगे पीछे, देखिए सच छुपता नहीं। सो इसी तरह से अगर ये जंग होती तो ये बात बननी चाहिए थी। जहां तक साहब का कहना है कि तकरीबन एक कोर लेवल की फौज इस्तेमाल हुई है, तो सर ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि ये एक सिर्फ डिवीजन के लेवल की फोर्स इस्तेमाल हुई थी और मैं उसका पार्ट था, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। इनफैक्ट इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, और आज हम इस सच को बोल सकते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक्चुअली ये रेगुलर फोर्सेस होंगे। जब हमें दराज से खबर आई थी, मस्को वैली से खबर आई थी, तो ये आई थी कि कुछ हाइट्स पर कुछ टेररिस्ट आ गए हैं। और बाय द वे ये वाली एक थ्रेट आज मुझे याद है 1991 और 92 में भी थी मस्को वैली में। मैं गया हूं उस डिप्लॉयमेंट में उस समय, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ, अदरवाइज शायद ये बात रिकॉर्ड पर ना रहे। और उस समय 91-92 में भी जब बोला गया था कि इस रास्ते से टेररिस्ट आएंगे, कोई आया नहीं था, और हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो तकरीबन 1 महीने रहा और उसके बाद हम विड्रॉ कर गए। जहां तक बात आई कोर लेवल की, तो कोर लेवल फोर्स बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अगर कोर लेवल फोर्स सर अगर बात करें तो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं इसमें इतनी डिप्लॉयमेंट स्पेस नहीं। दराज में फिर भी मिल जाएगी, मस्को वैली में फिर भी मिल जाएगी, इसके आगे डिप्लॉय कहाँ करेंगे? मतलब फोर्स खड़ी करने के लिए जगह भी तो चाहिए, टेंटेज लगाने को जगह तो चाहिए, रात को रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो इतनी जगह है नहीं। मैं आपको वैसे बता दूं, आपकी डिप्लॉयमेंट की वजह से आपके हम फायरिंग रेंज में आ गए। मैं वैसे आपको बता दूं, ये अब की बात नहीं है, इवन 91-92 में जब थोड़ा सा एस्केलेशन हुआ था, तब अगेन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे गाड़ी के ऊपर शेलिंग हुई है, और लकीली वो शेल का स्प्लिंटर मेरे जीप में मेरे पैर से तकरीबन 4 से 5 इंच जाके आगे लगा, और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि इतना शोर हो रहा था। ये तो जब हम अपना वो एरिया क्रॉस कर गए काकसर वाला, तब जाकर मुझे पता चला, अरे ये देखो। और जब हमने उसे निकालने के लिए हाथ लगाया, वो स्प्लिंटर उस समय तक भी इतना गर्म था कि हाथ नहीं लगा पा रहे। तो ये जो रेंज वाली बात है, हमारी ये सड़क आपके रेंज में पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। कम या ज्यादा ये एक अलग बात है। आपने बोला इंटेलिजेंस फेलियर, हाँ सर, ये बात मैं आज जिम्मेदारी से मान सकता हूँ कि यस, हमारे तरफ से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, जिस वजह से ये जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑब्लिक हम जो हमेशा बोलते आए हैं, आज मुझे बड़ी खुशी है कि ब्रिगेडियर साहब भी यही बोल रहे हैं कि ये आपकी रेगुलर फोर्सेस थी। इन रेगुलर फोर्सेस को आपने बाद में एक्नॉलेज भी किया, बट सिर्फ उनकी बॉडीज लेते समय शायद हिचकिचाहट रही, क्योंकि आपके मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में ये डिबेट हो गई कि क्या फौजी इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सो इंटेलिजेंस फेलियर में आपसे बिल्कुल मानता हूँ। आपने एक और कहा कि इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, देखिए मेरे ख्याल इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ जरूर हुई, अनफॉर्चुनेटली वो आपके ही अपने सबसे बड़े मित्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही आपको डिसोन कर दिया और आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, कारगिल एक परवेज मुशर्रफ की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि भारत से बदला लेने की फिराक में अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा और पाकिस्तान को बदले की आग में जला दी। परवेज मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि अपने आर्मी के जवानों को टेररिस्ट की तरह एलओसी को क्रॉस करवा दी। ऐसी गिरी हुई हरकत करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जत करवा दी। आखिर में पाकिस्तान को ऐसे मुसीबत आ गई, अपने मरे हुए जवानों को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने बता दिया था कि पाकिस्तान नहीं, टेररिस्टों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया है। कर्नल साहब ने कहा, अगर पाकिस्तान ने कारगिल को जंग घोषित करता तो आज पाकिस्तान नक्शे में नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे जवानों को एक लिमिटेड वॉर की परमिशन थी, पूरी छूट नहीं मिला था। सोचो अगर हमारे जवानों को खुली छूट मिलती तो पाकिस्तान की क्या हालत होता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप सब लोग आपकी प्यार से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।